देखो अंकेक्षकों की नियुक्ति की जाती है धारा 139 के तहत। कौन सी धारा के तहत? 139। देखिए अंकेक्षकों की नियुक्ति कौन सी धारा के तहत? 139 की। तो लिखिए वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति। वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति। देखो किस प्रकार से वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। देखिए इसके दो पार्ट किए गए हैं वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति के, और ये कौन सी धारा के तहत है? 139। कौन सी धारा के तहत? 139। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आता है आपका प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। प्रथम अंकेक्षकों की नियुक्ति। क्लियर? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति। फिर है आपकी आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति। दूसरा आगामी अंकेक्षक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति। देखिए वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति धारा 139 के तहत है। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, आगामी अंकेक्षकों की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति। अब देखिए एक तो आपकी सार्वजनिक कंपनी होगी और एक आपकी सरकारी कंपनी। एक तो आपकी सार्वजनिक कंपनी, एक आपकी सरकारी कंपनी। और सरकारी कंपनी का अंकेक्षण तो आपके सिलेबस में है नहीं। क्लियर? क्लियर? तो देखिए नियुक्ति तो यहां पर दोनों की करेंगे हम। देखिए सबसे पहले सार्वजनिक कंपनी। यहां पर कौन सी कंपनी? सरकारी कंपनी। फिर यहां पर आपकी कौन सी? सार्वजनिक कंपनी। फिर यहां आपकी कौन सी? सरकारी कंपनी। कौन सी कंपनी? सरकारी कंपनी। देखिए आप सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं तो उसके लिए धारा है 139(6). क्लियर? इधर है आपकी 139(7). क्लियर? यहां पर है धारा 139 फर्स्ट। यहां आपकी धारा है 139(5). क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब पहले बात सुन लो, समझ लो कैसे। देखिए अगर आपकी सार्वजनिक कंपनी है और सार्वजनिक कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति किसी कौन सी धारा के तहत की जाएगी? 139(6) के तहत। तो ये कह रहा है कि संचालक मंडल द्वारा, सुनना आराम से, संचालक मंडल द्वारा पंजीकरण की तिथि के 30 दिनों के भीतर भीतर किसकी नियुक्ति की जाएगी?
प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। वापस सुन लो, संचालक मंडल द्वारा कंपनी के पंजीकरण की तिथि के 30 दिनों के भीतर भीतर किसकी नियुक्ति की जाएगी? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यदि संचालक मंडल अंकेक्षक की नियुक्ति करने में असफल होता है तो कंपनी के सदस्यों द्वारा पंजीकरण की तिथि के 90 दिनों के भीतर भीतर किसकी नियुक्ति की जाएगी? प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और जो इसका कार्यकाल होगा वो आपकी साधारण सभा की समाप्ति तक वह पद पर बना रहेगा। वापस सुन लो, सार्वजनिक कंपनी है और सार्वजनिक कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा पंजीकरण की तिथि के 30 दिनों के भीतर भीतर की जाएगी। यदि संचालक मंडल ऐसी नियुक्ति करने में असफल होता है तो ऐसी दशा में कंपनी के सदस्यों द्वारा सभा में कंपनी के पंजीकरण की तिथि के 90 दिनों के भीतर भीतर किसकी नियुक्ति की जाएगी? प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक, अब एक अंकेक्षक क्या हो गया? नियुक्त हो गया। नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक वह क्या रहेगा? पद पर बना रहेगा। क्लियर है क्या? चले आगे, तो लिखिए इसमें सार्वजनिक कंपनी में एरो बनाकर। संचालक मंडल द्वारा कंपनी पंजीकरण के कंपनी पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर असफलता की दशा में असफलता की स्थिति में साधारण सभा में सदस्यों द्वारा पंजीकरण की तिथि के 90 दिनों के भीतर 90 दिनों के भीतर उसके बाद नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक का कार्यकाल नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक
अब देखिए सरकारी कंपनी वाला कौन सी धारा है? 139(7) के तहत कोई भी सरकारी कंपनी है उसमें प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति सीएजी कैग द्वारा की जाएगी। अरे किसके द्वारा की जाएगी? सीएजी कैग द्वारा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। और कितने दिनों में की जाएगी? 30 दिनों के भीतर की, 60 दिनों के भीतर की जाएगी। कितने दिनों के भीतर? अगर कैग के द्वारा प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो आगामी जो आपके 60 दिन के बाद आगामी 30 दिनों के भीतर, भाई 60 दिन तो किसको मिला? कैग को। उसके बाद के 30 दिनों के भीतर किसके द्वारा की जाएगी? संचालक मंडल द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। कौन सी कंपनी में? सरकारी कंपनी में। यदि संचालक मंडल भी असफल रहता है, यदि संचालक मंडल भी असफल रहता है तो विशेष साधारण सभा में आगामी 60 दिनों के भीतर, आगामी, देखिए इधर देखिए, 60 दिन कैग को मिल गए। इनमें सीएजी ने सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति की है, फिर 60 दिनों के भीतर किसको करनी पड़ेगी? कैग को। अगर कैग असफल रहता है तो इस 60 दिनों के बाद आगामी 30 दिनों के भीतर कौन करेगा? संचालक मंडल। और यदि इन 30 दिनों के भीतर संचालक मंडल भी अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो इसके बाद आगामी कितने दिन? फिर 60 दिनों में साधारण सभा द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जाएगी। कौन सी कंपनी में? सरकारी कंपनी में। तो लिखिए इसमें नियुक्ति सीएजी द्वारा कंपनी पंजीकरण के 30 दिनों में, कंपनी पंजीकरण के 30 दिनों में, उसके बाद असफलता की स्थिति में, असफलता की स्थिति में संचालक मंडल असफलता की स्थिति में संचालक मंडल द्वारा 60 दिनों के पश्चात, 60 दिनों के पश्चात आगामी 30 दिनों के भीतर, आगामी कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर यह भी असफल रहता है रहे तो, यह भी असफल रहे तो आगामी 60 दिनों में, आगामी 60 दिनों में, आगामी 60 दिनों में विशेष साधारण सभा में, विशेष साधारण सभा में सदस्यों द्वारा की जाएगी। इधर देखिए यहां पर ये यहां पर वही बात है, नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बना रहेगा। ये सेम वापस आपको रिपीट करना है यहां पर। ये क्या? नियुक्ति प्राप्त अंकेक्षक का कार्यकाल प्रथम
वार्षिक प्रथम वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक बना रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक संबंधी प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 3 तो आपकी 3 धाराएं होगी, एक तो 139 और पदच्युति 140 और पारिश्रमिक के लिए आपकी 142 नंबर की धारा। तो देखिए इसमें लिखे सार्वजनिक कंपनी में देखिए क्या प्रावधान है। साधारण सभा के द्वारा सदस्यों द्वारा की जाती है। किसमें? सार्वजनिक कंपनी में साधारण सभा के सदस्यों द्वारा। साधारण सभा के सदस्यों द्वारा 139 फर्स्ट में। कार्यकाल प्रथम वार्षिक प्रथम वार्षिक साधारण सभा से छठी वार्षिक सभा तक। और सरकारी कंपनी में कैग द्वारा 180 दिनों के भीतर, यहां पर सीएजी कैग द्वारा 180 दिनों के भीतर, सीएजी कैग द्वारा 180 दिनों के भीतर। कार्यकाल वही आगामी वार्षिक साधारण सभा तक। चले आगे। देखो जो वापस समझा देता हूं मैं आपको। देखिए धारा 139 फर्स्ट कहती है निजी कंपनी में नियमित अंकेक्षकों की नियुक्ति। कोई भी कंपनी है ना उसमें नियमित अंकेक्षकों की नियुक्ति की धारा 1 के तहत। फिर ये कह रही है धारा 139(2) अंकेक्षक का कार्यकाल। किसका कार्यकाल? अंकेक्षक का कार्यकाल। ऐसी नियुक्ति 5 वर्षों की एक निरंतर अवधि के लिए की जाएगी। भाई अंकेक्षक का कार्यकाल कितना? 5। यदि किसी कंपनी ने अंकेक्षक के रूप में किसी फर्म को नियुक्त किया है तो ऐसी नियुक्ति 5 वर्षों के निरंतर अवधि के लिए की जाएगी। 2 निरंतर अवधियों के लिए कीजिए। कौन सी धारा? देखो सुनना आराम से, इधर देखो, ये आपका क्लियर है।
सबका? अब यहां 139 की बात कर रहे हैं धारा 139 और 2 139 ब्रैकेट 2 ये हमें अंकेक्षक के कार्यकाल के बारे में बताती है। क्लियर? अब देखो कार्यकाल का क्या कहता है कि एक सीए होता है। क्लियर? जैसे एक व्यक्ति है ए नाम का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो किसी कंपनी में अंकेक्षक के तौर पर क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है। कितने वर्षों की अवधि के लिए? 5 वर्षों की अवधि के लिए। क्लियर हो गई बात? कार्यकाल कितने वर्षों का? 5। तो फिर इसके बाद एक फर्म होती है, देखो फर्म, अर्थात उसमें बहुत सारे व्यक्ति सीए हैं और इन्होंने मिलकर एक फर्म बना ली। ठीक है? क्लियर? तो ये फर्म के लिए इन्होंने क्या कर रखा है? वो काम किसके नाम से होंगे? फर्म के नाम से। यहां इस व्यक्ति के नाम से काम होगा और यहां पर ऐसा नहीं कि ए बी सी अलग अलग नाम से काम होगा। किसके नाम से होगा? फर्म के नाम से काम होगा। तो फर्म की स्थिति में निरंतर 5 निरंतर 2 अवधियों के लिए होगा। 5 निरंतर 2 अवधियां, भाई 5 एक बार और 5 एक बार। क्लियर? तो ये इसकी कार्यकाल की बात कौन सी धारा में की गई? 139 2 में। और 139 3 है धारा 139 3। 139 3 ये कहती है कि एक से अधिक अंकेक्षकों की क्या की जा सकती है? नियुक्ति की जा सकती है। किसी भी कंपनी में एक से अधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। वो कौन सी धारा कह रही है? 139 3 139 3। उसके बाद 139 4। किसी भी कंपनी में अगर एक से अधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति की जा रही है तो ऐसी नियुक्ति के संबंध में आपको सरकार से क्या लेना पड़ेगा? आदेश लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। 139 4 में 5 आपकी आए गए थे टेबल में, 5 6 भी आपकी 6 आ गई थी क्या टेबल में? 7 8 नंबर 8 नंबर का मतलब होता है 139 अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति। पद रिक्त हो गया, चला गया, त्याग पत्र दे दे, कुछ भी हो जाए, तो उसकी पूर्ति की करना, आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति कौन सी धारा के तहत? 139 8 के तहत वो पूर्ति की जाएगी। जैसे संचालक मंडल द्वारा 30 दिनों के भीतर की जाएगी, सरकारी कंपनी की सिचुएशन में सीएजी कैग द्वारा की जाएगी, वही कितने दिनों में? 30 दिनों के भीतर। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है यहां पर, देखो आगे 140 की। और 140 धारा आपकी किससे संबंधित थी? अरे 140 धारा किससे संबंधित थी? अंकेक्षकों का निष्कासन या तथा पदत्याग। अंकेक्षकों का निष्कासन या पद त्याग। अंकेक्षकों का निष्कासन या पद त्याग। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अंकेक्षकों का निष्कासन तथा पद त्याग। कौन सी धारा? 140 कहती है। और 140 कहती है कि 3 तरीके से एक अंकेक्षक को पद त्याग, पदच्युति, पदच्युति भी बोलते हैं कभी कभार, इसमें क्वेश्चन पदच्युति के नाम से भी आ जाता है आपका। क्लियर? तो वो 3 प्रकार से होता है। एक विशेष प्रस्ताव द्वारा क्या किया जा सकता है? उसका निष्कासन या पद त्याग किया जा सकता है। एक त्याग पत्र द्वारा, वो खुद ही त्याग पत्र दे दे, भाई मैं तो नौकरी नहीं करूंगा। और कंपनी अधिनियम द्वारा। तो पद त्याग या निष्कासन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला विशेष प्रस्ताव द्वारा, दूसरा साधारण सभा द्वारा, त्याग पत्र द्वारा,
और तीसरा आपका कंपनी अधिनियम द्वारा। पहला विशेष प्रस्ताव द्वारा, दूसरा त्याग पत्र द्वारा और तीसरा कंपनी अधिनियम द्वारा। क्लियर? तो इसमें लिख लीजिए, 3 एरो बना लीजिए। विशेष प्रस्ताव द्वारा, दूसरा आपका त्याग पत्र द्वारा, तीसरा आपका कंपनी अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? कंपनी अधिनियम द्वारा। देखिए, आप साधारण सभा में कोई विशेष प्रस्ताव पास कर दिया कि भाई हम तो आपको हटाएंगे, पद से मुक्त करेंगे, तो अंकेक्षक को 14 दिनों का नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिनों का? और केंद्र सरकार की सहमति भी होनी चाहिए। देखिए, किसी भी अंकेक्षक को साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके आप हटा रहे हो तो सबसे पहले उसको सूचित करना पड़ेगा कितने दिनों के भीतर, और केंद्र सरकार की उसमें क्या चाहिए आपको? सहमति। क्या चाहिए? सहमति। तो ही उससे उसको क्या किया जा सकता है? निष्कासित किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? निष्कासित किया जा सकता है पद से। तो देखिए, इसमें लिख लीजिए 14 दिनों का नोटिस किसे देंगे? अंकेक्षक को। फिर लिख लीजिए केंद्र सरकार की सहमति। केंद्र सरकार की सहमति। यहां पर वो स्वयं ही क्या दे रहा है? त्याग पत्र। तो वो त्याग पत्र दे रहा है तो उसको सूचना देनी पड़ेगी 30 दिनों के अंदर अंदर। किसको? कंपनी रजिस्ट्रार को। किसको रे? सूचना हाँ 30 दिनों में 30 दिनों पूर्व रजिस्ट्रार को फाइल। यहां पर कंपनी अधिनियम क्या कह रहा है कि कोई कपट करता है, क्लियर, काम नहीं करता, क्लियर, ठीक है, लापरवाही से कार्य करता है तो उसे कंपनी अधिनियम के तहत भी क्या किया जा सकता है? उसको हटाया जा सकता है। उस पर अगर वो कंपनी में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई दोषी है तो उसे कंपनी अधिनियम के तहत भी हटाया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपकी क्या हो गई? निष्कासन, पदत्याग कौन सी धारा के तहत रे? 140 140 के तहत ये विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। 140 फर्स्ट के तहत। किसके तहत? विशेष प्रस्ताव की जरूरत है? कंपनी एक्ट लगा के हटा दो उसको। किसमें? विशेष प्रस्ताव की क्या जरूरत है? उसको तो कंपनी हटानी है तो कंपनी एक्ट लगा दो कोई। ऐसे नहीं हटा सकते। कंपनी एक्ट के तहत तो आप तभी हटा सकते हो उसको, क्लियर, जब आप उसमें कोई वो कर्तव्य काम नहीं करता, कर्तव्य भंग, लापरवाही का दोषी है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। देखिए इसमें 140 में देखिए फर्स्ट कह रही है 140 अंकेक्षक जो धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो उसे कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कंपनी की धारा 140 के अंतर्गत 140 फर्स्ट के अंतर्गत विशेष प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है और उसका अनुमोदन केंद्र सरकार से पहले ही निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर लेना होगा। क्लियर?
फिर दूसरी है कि अंकेक्षक जिसने कंपनी से पदत्याग किया है उसने इस्तीफा देने के 30 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र कंपनी तथा रजिस्ट्रार के पास विवरण फाइल करना होगा। क्लियर। थर्ड, यदि अंकेक्षक धारा 2 का पालन नहीं करता तो जुर्माने से दंडनीय होगा, और ऐसा दंड या जुर्माना होगा उस पर कितने 50,000 से कम नहीं होगा और 5 लाख तक हो सकता है। यह बात उसने नहीं, ये कौन सी, यानी कि 140(2) का पालन उसने नहीं किया। उसका पालन क्या है, सूचना 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार को उसने फाइल नहीं की। क्लियर। तो 140(3) के तहत उस पर जुर्माना और दंड कितना है 50,000, और अधिकतम उसको कितना किया जा सकता है 5 लाख तक उसको देना पड़ेगा। अरे आया क्या समझ में? हाँ। अब बात आती है 140(5). 140(5) क्या कहती है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी क्रिया के पक्षपात बिना अस्थायी रूप से अन्य किसी अधिनियम के अनुसार जो इस समय लागू हो, न्यायाधिकारी या अपनी ओर से अथवा केंद्र सरकार या अन्य किसी संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर यदि वह संतुष्ट हो कि कंपनी अंकेक्षक ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कपटपूर्ण व्यवहार किया है या किसी कपट में कंपनी के संचालकों या अफसरों के साथ दुष्प्रेरित या साठगांठ की है, तो ऐसे आदेश देकर कंपनी के अंकेक्षकों को बदला जा सकता है।